हेलो एवरीवन टू वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम टाटा कैपिटल के बारे में बात करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल, उनकी एसेट क्वालिटी, बिजनेस परफॉर्मेंस, क्वार्टर का रिजल्ट और उनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में, और क्या वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। टाटा कैपिटल के बारे में समझने से पहले हमें एनबीएफसी में जो लेंडिंग कंपनीज होती है उनको एनालाइज करने से पहले जो कुछ की टर्म्स होती है इसके अंदर, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे जो बात करेंगे उनमें ये की टर्म्स हम यूज़ करेंगे। एक AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि कितना पैसा उन्होंने, कंपनी ने कस्टमर्स को लेंट आउट कर रखा है। ठीक है, तो इनकी लोन बुक जो टोटल बुक होती है उसको हम AUM बोलते हैं, और इसकी ग्रोथ के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद दूसरा होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो कंपनी को जो पैसा मिला हुआ है और जिस इंटरेस्ट रेट पे मिला हुआ है, और आगे जो उन्होंने लेंट किया हुआ है वही पैसा, तो जो इस इंटरेस्ट रेट पे किया हुआ है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो हायर नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है कि उनके पास ज़्यादा मार्जिन है। तीसरा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर मनी पर कितना पैसा बना रही है। ठीक है, तो हायर ROE का मतलब है कि स्मार्टली प्रॉफिट्स कर रही है कंपनी। उसके बाद एक टर्म यूज होगी ROA, रिटर्न ऑन असेट। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने जो असेट्स हैं उस पर कितना पैसा बना रही है। तो हायर ROA का मतलब होता है कि वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, जो उनके पास जो असेट्स अवेलेबल है, जो उनके पास उन्होंने लोन लिया हुआ है, उस पर वो कितना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात होगी। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब होता है कि सेफ्टी कुशन, जो कि कंपनी अगर मान लो कोई तरह के लॉसेज होते हैं, कभी मार्केट नहीं चलता है या NPA बढ़ जाते हैं उनके, तो कहाँ तक कंपनी उस लॉसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो RBI के हिसाब से डिसाइड होता है, और एक मिनिमम क्राइटेरिया उतना रखना ज़रूरी होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, और अगर उससे ऊपर कोई कंपनी रखती है तो इट इज़ वेल एंड गुड एंड हेल्दी फॉर देयर बिजनेस। तो आज हम टाटा कैपिटल के बारे में बात करेंगे, और टाटा कैपिटल में सबसे पहले हम अबाउट द कंपनी, इस कंपनी को समझेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसमें 3 सेगमेंट्स ही कवर करते हैं। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टाटा सिक्योरिटीज़, टाटा कैपिटल PT लिमिटेड जो सिंगापुर बेस्ड है, और टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड को भी इन्होंने मई 2025 में इसमें मर्ज कर लिया है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। टाटा कैपिटल थर्ड लार्जेस्ट NBFC है इंडिया की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, 1477 ब्रांचेज हैं, काफ़ी बड़ी सेल टीम है, DSAs हैं, मोबाइल ऐप्स के डाउनलोड हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन में कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, और तो Q1 FY26 से काफ़ी ज़्यादा फोकस है कंपनी का अनसिक्योर्ड रिटेल डिसबर्समेंट में। ये कुछ प्रोडक्ट ऑफरिंग है इनकी, जैसे होम लोन देना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन्स, कार लोन्स, ये सब ये प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट NBFC है। अब इसके बाद चलो अब हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हम रिजल्ट की बात करें तो AUM 28% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, जबकि कंपनी ने सिर्फ 24-25% का ही टारगेट दिया था FY26 के लिए। पैट ग्रो किया है 51% से। ठीक है, एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट इनकी कम हुई है, जिसकी वजह से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़े हैं। ग्रॉस NPA भी काफ़ी इन्होंने पहले से कम किया है, और नेट NPA में भी कम, मतलब कमी दिखाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इनके लिए। और एनुअलाइज्ड ROA भी बढ़ा है। तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़ोरदार आए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है AUM के अंदर, इसी वजह से ये कंपनी हमारे रडार में है। तो अब कंपनी ने परफॉर्मेंस अपडेट दी है, जो कि हमने बात भी करी है, काफ़ी पॉजिटिव रही है। कंपनी लगभग सारे टिकर्स पे राइट टिक करती हुई दिखती है, क्योंकि AUM काफ़ी ग्रो किया है, असेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बताया है कि रिटेल और SME 86% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल AUM का, और अनसिक्योर्ड इनका 10.3% जो है नेट AUM का कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब अच्छे से इम्प्रूव हुई है। लेकिन ये मोटर फाइनेंस को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं,
क्योंकि क्या है, टाटा मोटर फाइनेंस वाला जो इनका सेगमेंट है वो लैगर्ड सेगमेंट है। पहले क्या होता था कि टाटा जो फाइनेंस करती थी तो टाटा की गाड़ी टाटा कैपिटल से ही फाइनेंस होती थी, तो सिंगल मतलब आप समझें कि टाटा की गाड़ी को टाटा कैपिटल से फाइनेंसिंग मिलती थी। टाटा कैपिटल बाकी दूसरी व्हीकल्स को फाइनेंस नहीं करती थी, इस वजह से वो सेगमेंट कभी इतना ग्रो ही नहीं कर पाया। करंटली उसका प्रॉफिट भी जब मर्ज होता है तो वो बहुत छोटा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, इस वजह से ये रिजल्ट्स मतलब AUM काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूट जब करता है टोटलिटी में तो वो रिजल्ट्स को इतना अच्छा नहीं शो कर पाते हैं। इसी वजह से उस सेगमेंट को, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली मर्ज किया है, वो भी अब पहले से टाटा की गाड़ियों को ही वो फाइनेंस करता था, बट अब टाटा ने डिसीजन लिया है कि बाकी दूसरी सेगमेंट्स में बाकी दूसरी कंपनीज़ के व्हीकल्स को भी टाटा कैपिटल के थ्रू वो लोग फाइनेंस करेंगे, जो कि पहले मोटर फाइनेंस के अंदर आता था। तो इस वजह से ये रिज़ल्ट को इन्होंने अलग अलग दिखाया है, और हमें भी जो अदर देन दैट जो बिज़नेस ग्रो किया है उस पर फोकस करते हुए ही इस कंपनी का वैल्यूएशन देखना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं करंटली, जहाँ पे टाटा कैपिटल। तो हम वैल्यूएशन मेथड की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन जो लैंडिंग कंपनीज होती है उनका प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से होता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हम अगर कंपनीज को देखें तो बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम और टाटा कैपिटल, ये सब एक ही कार्ड के अंदर आती हैं और ये इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो बजाज फाइनेंस जो है वो 5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे, चोलामंडलम 4.2 के बुक वैल्यू पे, श्रीराम फाइनेंस 2.6 के बुक वैल्यू पे और टाटा कैपिटल अराउंड 3, ये 3.4x है, लेकिन 3 के अराउंड अभी करंटली रिजल्ट के बाद ये प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि सबका ROE अलग अलग है तो हमको प्राइस टू बुक वैल्यू डिवाइड बाय ROE करके देखना पड़ेगा कि पर ROE की बेस पे इनका क्या वैल्यूएशन आता है। तो ROE अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस का 17 से 19% के बीच में आता है, चोला लगभग 19.5 के ROE पे चलता है और श्रीराम 15-16 के ROE पे, लेकिन टाटा कैपिटल सिर्फ 13% के ROE पे ही है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा वैल्यूएशन कम दे रखा है मार्केट ने। ठीक है, और अगर हम करेंटली देखें तो अगर हम इसको प्राइस टू बुक वैल्यू पर यूनिट ऑफ ROE करके देखें तो ये बजाज फाइनेंस के लगभग बराबर पे ट्रेड करती है कंपनी। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यूड है करंट टाइम पे। तो हमको ये तो पता लग रहा है कि कंपनी कहीं से भी चीप तो नहीं है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो हो सकता है हमको पहले ऐसा लगे, पर अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू पर यूनिट ऑफ ROE के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड है। अब हम इसके बाद बात करते हैं गाइडेंस और कॉन कॉल के हिसाब से मैनेजमेंट ने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली बताई है। तो मैनेजमेंट ने एक तो ये बताई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19% पे है, जो कि बहुत हेल्दी है एक NBFC के लिए। दूसरी बात, कंपनी का गाइडेंस है कि वो AUM ग्रो करेगा 22 से 25% के बीच में अगले साल। इस बार भी वही गाइडेंस था और उन्होंने उसको सरपास किया। तो टाटा ब्रांड है, प्लस काफ़ी माइक्रो फाइनेंस और ये हाउसिंग फाइनेंस जो हो रहा है इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उस AUM को पा सकते हैं। तीसरी बात, कॉन कॉल में बात ये हुई है कि ये जो इनकी लैंडिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी FY26 की जगह, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके बढ़ेंगे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद कंपनी ये बोल रही है कि हम अनसिक्योर्ड में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन में जब वो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है अनसिक्योर्ड लोन से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं, तो इनका ROE भी बढ़ेगा। तो जो हम बोल रहे हैं कि ROE 13% है, वो अगर इन सब फैक्टर्स को देखते हुए बढ़ता है और अगर 18 से 19% पे FY1 या फिर FY28 तक आता है तो आप देख पाएंगे फिर ये टाटा कैपिटल हमारे लिए कहीं ना कहीं री रेट होने का एक स्कोप रखती है। तो इन सब फैक्टर्स अगर ये पॉजिटिवली अगले एक साल में इन सब में काम होता है तो ये पॉजिटिवली ये कंपनी यहाँ से अच्छा पोटेंशियल रखती है ऊपर जाने का। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें की रिस्क क्या क्या हैं। तो टाटा कैपिटल में दो ही सबसे बड़े की रिस्क है। एक तो बैंक जो हमारी रेपो रेट है वो बढ़ने का रिस्क, क्योंकि ये जो ग्लोबल सिनेरियोज हुए हैं अभी तक, तो देखा जाए जून 2026 में जो बैंक मीटिंग हुई RBI की, उन्होंने अपनी रेट्स नहीं बढ़ाई है, लेकिन अगर ये कभी रेट बढ़ जाती है अक्टूबर वाली मीटिंग में या उसके बाद, तो इनके जो भी मार्जिन है वो श्रिंक होंगे, मार्केट में जो लेंडिंग स्पेस है उसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा। इस वजह से
जो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये नेगेटिव इनके लिए हो जाएगा और कहीं ना कहीं री रेटिंग की जगह डी रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, कंपनी बार बार फोकस कर रही है कि मोटर फाइनेंस वाला जो इनका सेगमेंट है जो मर्ज हुआ है वो इनको कहीं ना कहीं इनको वापस से टर्न अराउंड करना है और इनको प्रॉफिटेबल करना है उसको। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया बाय एनी चांस तो भी इनके जो आरओई है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, और आरओई नहीं इम्प्रूव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने का एक रिस्क है। तो हमने पूरी बात कर ली है टाटा कैपिटल के बारे में। थैंक यू वेरी मच, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो। थैंक यू।